इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से स्कूल में दिखाते हुए, जहाँ पर कई सारे बच्चे बैठकर लंच कर रहे थे। उस जगह पर तो सारे बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती। हमें तो उस जगह पर रूबी नाम की एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है। रूबी बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग होती है, इसीलिए सभी उससे ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करते। लेकिन अब अचानक हमें एक लड़की को दिखाया गया जिसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर नीचे की तरफ गिर गई थी। कई बच्चे उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं, लेकिन लड़की तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। जल्द से जल्द इस हादसे के बारे में डॉक्टर्स को बताया जाता है। तब जाकर पता चला कि ये एक खतरनाक वायरस की वजह से हुआ है, जो ज्यादातर बच्चों के अंदर ही पाया जा रहा है और ये डीएनए को ही चेंज कर दे रहा था। ये पूरी बातें वैज्ञानिकों और रिसर्चर्स के पास भी पहुंच गई थी, लेकिन वो सब भी अभी तक कोई सॉल्यूशन निकालने में कामयाब नहीं हो पाए थे। यही रीजन था कि पृथ्वी पर जितने भी बच्चे थे उन्हें ये वायरस होता जाने लगा। 50% से ज्यादा बच्चे इस वायरस से मारे गए थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों बच्चों के मरने के रेट एकदम से कम होने लगे थे। वैज्ञानिकों को रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली थी। हमें तो प्रेसिडेंट को दिखाया गया, जो सभी को आश्वासन दे रहे थे कि हम आपके बच्चों को बचा लेंगे। हमारे सारे वैज्ञानिकों को कुछ पता चला है जिससे कि हम एंटीडोट बना लेंगे। अब हमें यहाँ पर रूबी दिखाई जाती है, जिसके मॉम एंड डैड उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो तीनों उस मोमेंट पर खुश तो होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि रूबी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। इसी वजह से रूबी के मॉम एंड डैड उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे कि इसका क्या होगा। रूबी को भी ये बात कहीं न कहीं से पता चल गई थी कि वो थोड़ी सी बीमार है, पर वो आज का दिन अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिताती है। अब यहाँ रात के समय जब रूबी अपनी मदर के साथ सोई हुई थी, तभी वो उसका हाथ पकड़ने लग जाती है। अचानक रूबी की आंखें ऑरेंज हो जाती हैं और वो कुछ अजीब सा महसूस करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वो वापस से सो गई और मॉर्निंग में उसकी मदर उसके पास आ रही थी। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि रूबी की मदर उसे पहचान ही नहीं पाती। रूबी उसे बताने की बहुत कोशिश करती है कि मैं आपकी बेटी हूँ और आपने कल मुझे अपने बर्थडे के टाइम पर प्रेजेंट भी दिया था। बट अफसोस इतनी कोशिश करने के बावजूद भी रूबी की मदर को कुछ नहीं याद आता। रूबी की मदर यही सोच रही थी कि ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, ये जरूर कोई इन्फेक्टेड लड़की है जो भागकर यहाँ पर आ गई है। इसी वजह से रूबी की मदर ने पुलिस ऑफिसर्स को बोल दिया था, जिससे कि वो रूबी को अपने साथ पकड़ कर लेकर चले गए। रूबी को जबरदस्ती एक बस के अंदर बिठाया गया, जहाँ पर उसी की तरह कई सारे बच्चे मौजूद थे। सिक्योरिटी ऑफिसर्स की संख्या वहाँ पर बहुत ज्यादा थी। वो सभी तो बस को लेकर एक अबेंडेंड अपार्टमेंट में चले गए, जहाँ पर गवर्नमेंट का एक बेस कैंप बनाया गया था। पर अब अचानक एक लड़का उन सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर भागने की कोशिश करता है, पर उन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उस लड़के को देख लिया था और वो उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। रूबी तो इन चीजों को देखकर बहुत डर गई थी। वो चुपचाप बाकी बच्चों के साथ अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर मौजूद सारे डॉक्टर्स बच्चों का एक एक करके इलाज कर रहे थे और हर एक बच्चे को किसी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डॉक्टर तो अब रूबी को सुलाकर उस पर कुछ टेस्टिंग करने लगी। यहाँ पर हमें एक सच्चाई पता चलती है कि उस खतरनाक वायरस की वजह से बच्चों के डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि अब हर एक बच्चे के पास कुछ अलग अलग पावर्स मौजूद हैं। ये पावर्स डिफरेंट हुआ करती थी आंखों के कलर के अकॉर्डिंग, और उन्हीं वेरिएशन की वजह से बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। जैसे कि जिन बच्चों के आंखों का कलर ग्रीन होता है वो एकदम नॉर्मल और शांत स्वभाव के होते हैं, वहीं जिनकी आंखें ब्लू होती हैं वो किसी भी चीज को हवा में लेविटेट कर सकते थे, और जिनकी आंखें येलो होती हैं वो बिजली को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन इन तीनों को छोड़कर ऊपर की तरफ जो दो बाकी लेवल आते हैं, यानी कि ऑरेंज और रेड, ये दोनों ही सबसे खतरनाक ग्रुप थे। जिन भी बच्चों के पास रेड एंड ऑरेंज एबिलिटी हुआ करती उन्हें जल्द से जल्द मार दिया जाता, क्योंकि एक समय पर इसे आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण ये काफी खतरनाक हो सकते हैं। जब यहाँ पर डॉक्टर रूबी की टेस्टिंग कर रहा था तब वो पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि रूबी के आंखों का कलर ऑरेंज होता है, यानी कि ये बहुत खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए वो डॉक्टर उसे मारने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आने लगा। रूबी को अब ये बात कहीं से पता चल जाती है, इसीलिए डॉक्टर ने जैसे ही इंजेक्शन लगाने गया तो रूबी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी आंखों में फिर ऑरेंज कलर चमकने लगा, जिससे कि अब रूबी डॉक्टर की माइंड को मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में ये डाल देती है कि वो ऑरेंज नहीं बल्कि ग्रीन वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। इसी वजह से उस डॉक्टर ने रूबी के कार्ड पर ग्रीन कलर मार्क कर दिया था, यानी कि रूबी ऑरेंज ग्रुप से बिलोंग करती है, पर उसे जानबूझकर ग्रीन में रखा गया था, क्योंकि जो भी रेड और ऑरेंज ग्रुप से बिलोंग करता है सिक्योरिटी ऑफिसर्स उन्हें मार देते।
इसी तरीके से अब रूबी अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ पर काम करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और रूबी काफी बड़ी हो जाती है। वो तो ग्रीन वाले ग्रुप में ही रहकर नॉर्मल बिहेव करती, जिससे किसी को भी अंदाजा न लग पाए कि वो ऑरेंज ग्रुप से बिलोंग करती है। हमें तो उस बेस कैंप के अंदर सारे बच्चे दिखाए जाते हैं जिन्हें उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम पहनाए गए थे। रूबी तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन कैटेगरी में होती है, जो उसने खुद मैनिपुलेट करके रखा था। एक्चुअल में वो सबसे ऊपर यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में थी, पर ग्रीन कैटेगरी के जो बच्चे थे वो साधारण काम बड़ी आसानी से कर लेते। प्रॉब्लम तो रूबी को होती क्योंकि वो ये काम करने में बहुत ज्यादा हिचकिचाती थी। इन्हीं सारी चीजों की वजह से गार्ड्स को रूबी के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा। उस बेस कैंप के अंदर ऐसे साउंड फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाती जिससे ये आइडेंटिफाई होता कि सही बच्चे सही कैटेगरी में हैं कि नहीं। उस साउंड फ्रीक्वेंसी को पावर रखने वाले ही सेंस कर सकते थे। रूबी ग्रीन कैटेगरी में थी, इसीलिए उसे जानबूझकर उन सारी आवाजों पर रिएक्ट करना होता था। वो काफी घायल हो गई थी, इसीलिए उसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। रूबी के पास एक डॉक्टर आती है जो उसका चेकअप कर रही थी और उसे कौन कौन से मेडिसिन लेनी है ये बता रही थी। थोड़ी देर बाद एक सिक्योरिटी ऑफिसर आकर बोलता है कि आपका टाइमिंग मिलने का खत्म हो गया है, इसीलिए आप बाहर आ जाइए। वो डॉक्टर काफी सोच में पड़ जाती है, इसीलिए रूबी के लिए वो एक पेपर पर कुछ लिख कर दे रही थी। डॉक्टर तो चली गई, लेकिन जब रूबी ने उस पेपर के ऊपर देखा तो डॉक्टर ने साफ लिखा था कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स को पता चल गया है कि तुम ग्रीन कैटेगरी से नहीं बल्कि ऑरेंज कैटेगरी से बिलोंग करती हो और कुछ ही देर के अंदर वो तुम्हें पकड़कर जान से मार देंगे। रूबी इस बात से बहुत ही जरा डर गई थी, लेकिन उस पेपर के लास्ट में लिखा था कि अगर तुम्हें बचना है तो मेरे साथ दूसरे कमरे में आ जाओ। रूबी वहाँ से तुरंत ही भागती है और इस डॉक्टर के साथ वहाँ पर चली जाती है। डॉक्टर रूबी को सारी सिक्योरिटी से बचाते हुए अपनी कार के अंदर लेकर चली गई ताकि उसे कोई खतरा न हो। अब सिर्फ उन्हें गेट को पार करके दूसरी तरफ जाना था, नहीं तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर रूबी को लेकर कार गेट की तरफ जाती है, पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देख लिया था। वो जैसे ही अंदर की तरफ आता है तो रूबी ने अपनी पावर यूज की। उसने तो सिक्योरिटी गार्ड का हाथ पकड़ के उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया और गेट को ओपन करने का कमांड दिया। सिक्योरिटी गार्ड तो इसके आगे कुछ भी चेक नहीं करता और उन्हें बाहर जाने की परमिशन दे देता है। डॉक्टर तो अब बिना किसी रोक टोक के रूबी को लेकर वहाँ से बाहर निकल गई थी। अब थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है और बाहर का नजारा बहुत ही अच्छा था। रूबी तो इन सारी चीजों को पहली बार देख रही थी क्योंकि वो बचपन से ही बेस कैंप में ही रही है। इस नेचर की ब्यूटी का तो रूबी को अंदाजा ही नहीं था। अब यहाँ डॉक्टर उसे समझा रही थी कि इस खतरनाक वायरस के कारण दुनिया भर के सारे बच्चे मर चुके हैं, सिर्फ कुछ ही % बच्चे बचे हुए थे जिन्हें की उस बेस कैंप में बंद करके रखा गया है। इसी वजह से पृथ्वी पर जानवरों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी और इंसान कम होते जा रहे थे। अब रूबी डॉक्टर को बताती है कि मुझे अपने मॉम एंड डैड की बहुत याद आ रही है, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने रूबी को साफ मना कर दिया क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो डिस्ट्रक्शन का काम करती हैं और अगर तुम्हें इन पावर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं हुआ तो तुम अपने मॉम एंड डैड को भी चोट पहुंचाओगी। इसी वजह से डॉक्टर रूबी को सलाह देती है कि तुम किसी से मत मिलो, बल्कि डॉक्टर तो रूबी को अपने एक दूसरे बेस कैंप में ट्रांसफर करेगी जहाँ पर उसी के जैसे बच्चों को वो इकट्ठा करते थे। उस जगह पर रूबी एकदम सुरक्षित रहेगी, पर उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। डॉक्टर तो अब रूबी को सीधा लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है जो इस पूरे मिशन में उसकी मदद किया करता था। डॉक्टर ने उतरने से पहले रूबी को एक GPS डिवाइस दिया था। वो कहने लगी कि जब भी तुम मुसीबत में पड़ो ये बटन दबा देना, जिससे हमें तुम्हारी लोकेशन पता चल जाएगी और हम तुम्हारी मदद करने आ सकते थे। डॉक्टर तो अब रूबी को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, पर जैसे ही रूबी ने डॉक्टर के बॉयफ्रेंड से हाथ मिलाया उसे कुछ विजन आने लगे। ये विजन थे उस आदमी के जिसमें वो देख पा रही थी कि कई सारे बच्चे इस आदमी से डरकर भाग रहे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन था रूबी को नहीं पता, लेकिन उसे डॉक्टर के बॉयफ्रेंड के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगा। अब रूबी तो कुछ कपड़े बदलने के लिए शॉप में चली जाती है। उसने कपड़े चेंज भी कर लिए, लेकिन अचानक उसकी नजर एक लड़की के ऊपर गई जो उसी जगह पर मौजूद थी और कुछ खाने के सामान को इकट्ठा कर रही थी। यहाँ पता चला कि उस दूसरी लड़की के पास येलो ग्रुप की पावर है, यानी कि वो खुद से ही बिजली को कंट्रोल कर सकती है। वो लड़की तो रूबी के अंदर मौजूद पावर महसूस कर पा रही थी, इसीलिए वो अपनी बिजली की पावर यूज करते हुए रूबी के ऊपर हमला कर देती है। रूबी उन सारी चीजों से बचते हुए वहाँ से भागने लगी थी। रूबी फिलहाल के लिए उस लड़की का ही पीछा करती है क्योंकि वो उससे सेम पावर वाली लगी।
वो दूसरी लड़की तो वैन में जाकर छुप जाती है, पर रूबी उसके पास आकर बोलने लगी कि मुझे भी अंदर ले लो क्योंकि मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उस लड़की ने रूबी को अंदर ले लिया। उस लड़की के साथ 2 और लड़के मौजूद थे जो वैन के अंदर आकर वहाँ से जाने लगते हैं। उनमें से एक का नाम लियांग और दूसरे का नाम बेन था। रूबी तो उन सभी से कहने लगी कि प्लीज यहाँ से चलो क्योंकि कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे मारने की कोशिश कर सकते हैं। लियांग और बेन तो तुरंत ही अपनी वैन को दूसरी तरफ भगाने लगे। एक एजेंट तो उनके पीछे बंदूक लेकर पड़ी हुई थी जो लगातार हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर और उसका बॉयफ्रेंड भी था जो ठीक एजेंट के पीछे होते हैं और वो तो रूबी को बचाना चाहते थे। वो एजेंट बहुत ही पास आ चुकी थी और मल्टीपल गोलियां चलाने लगती है, लेकिन तभी लियांग जो ब्लू कैटेगरी से बिलोंग करता था वो कई सारे पेड़ों को उनके सामने ला देता है, जिससे कि उस एजेंट की कार रास्ते में ही रुक गई थी और उन्हें आगे की तरफ आने का रास्ता ही नहीं मिलता। लियांग बेन सभी को लेकर लगातार ट्रेवल करते हुए एक सुनसान जगह पर रुकते हैं। रूबी तो यहाँ पर लियांग और बेन को बताती है कि मैं ग्रीन कैटेगरी की हूँ, पर वो दोनों पूछने लगी कि जब तुम ग्रीन कैटेगरी के हो तो तुम किसी के लिए खतरा नहीं हो, फिर आखिरकार वो एजेंट तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी थी। रूबी तो उन्हें कोई अपने बारे में डिटेल बात नहीं बताना चाहती थी और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी लियांग कहता है कि तुम रुक जाओ क्योंकि हम एक ऐसे बेस कैंप पर जा रहे हैं जहाँ पर ऑरेंज यानी कि सबसे टॉप लेवल कैटेगरी के लोग रहते हैं और वो हमारी मदद कर सकते थे। उस जगह पर हम पूरी तरीके से महफूज रहेंगे। रूबी भी इस बात को मान जाती है और उनके साथ जाने लगती है। अब यहाँ रास्ते में रूबी लियांग से पूछने लगी कि तुम सभी लोग बेस कैंप से क्यों भागकर निकल आए। लियांग यही जवाब देता है कि गवर्नमेंट हमारी पावर्स का यूज करके एक ऐसी आर्मी बनाना चाहती थी जिससे कि वो अपने दुश्मनों पर हमला करके हमारा यूज करे। हम ये सारी चीजें नहीं सह सकते थे, इसीलिए हम अपनी ग्रुप बनाकर वहाँ से भागकर बाहर आ गए। सिर्फ अब हमें सही सलामत उस दूसरे बेस कैंप तक पहुँचना है जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए अब रूबी भी उन सभी पर भरोसा करते हुए साथ में निकल पड़ी थी। अब यहाँ बेस कैंप के अंदर उसी डॉक्टर को सिक्योरिटी गार्ड्स मारते जा रहे थे क्योंकि उसी ने ही गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि रूबी ग्रीन कैटेगरी से बिलोंग करती है। उस डॉक्टर को सजा तो मिलनी ही थी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे बच्चे को बुलाते हैं और उसकी मदद से डॉक्टर को मरवा देते हैं। अब यहाँ बहुत ही ज्यादा थकने के कारण लियांग और सारे लोग एक कमरे के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक रूबी का हाथ सोते हुए लियांग के हाथ को टच हो जाता है, जिससे कि अब वो लियांग के कई सारे विजन्स देख पा रही थी कि कैसे लियांग बहुत सारे बच्चों की मदद कर रहा था बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए। वो तो बाहर निकल जाता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उनके ऊपर हमला कर दिया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर बहुत सारे बच्चों की जानें चली गई और लियांग कुछ ही बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो पाया। इसका दुख लियांग को बहुत ज्यादा हो रहा था। अब कुछ ही घंटों के अंदर सुबह हो जाती है। सैरा नाम की वो लड़की रूबी को अपना कुछ ड्रेस दे रही थी जिसे कि रूबी पहनकर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। रूबी तो बाकी लोगों के सामने भी आ रही थी जहां लियांग उसकी तारीफ करने लगा। वो सभी अपने वैन में बैठकर जाने ही वाले थे लेकिन कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं, पर रूबी चोरी चुपके उन दोनों के माइंड को कंट्रोल करते हुए उन्हें दूसरी तरफ भेज देती है और इसके बाद सभी लोग वैन के अंदर बैठकर आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। रूबी तो उन सारे लोगों के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन वो सोचती है कि कहीं उसके एक झूठ के कारण ये सभी लोग खतरे में ना पड़ जाए। फिलहाल अब एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर पहुंचने के बाद वो काफी शॉपिंग करते हैं क्योंकि उस जगह पर कोई नहीं होता और सारी चीजें एकदम से फ्री थी। वो सभी जो चाहे वो शॉपिंग कर सकते थे और फ्रीली उन्हें ले सकते थे, लेकिन अचानक उस जगह पर कुछ लोगों की टीम आ जाती है जो उनके ऊपर हमला करने लगी। उन बच्चों के पास भी अलग अलग टाइप की पावर्स थी, इसीलिए लियांग, बेन और सभी लोग उनसे बचने लगे। पर अब सैरा तुरंत ही अपनी बिजली की पावर यूज करती है और दुश्मनों को खदेड़ने लगती है। थोड़ी देर के अंदर अपोजिट ग्रुप वाले बच्चे अपनी आइडेंटिटी शो करने के लिए उनके सामने आ गए। वो सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए ही हमला कर रहे थे। थोड़ी देर तक बात करने के बाद पता चला कि उन्हें भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पर वो गवर्नमेंट के अंडर कभी नहीं काम करना चाहते। दोनों ग्रुप्स की सोच शायद मिलती थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अब एक रात वो सभी उसी जगह पर रहकर गुजारने वाले थे। लियांग तो अब उस दूसरे ग्रुप वाले लोगों को बताता है कि हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स की तलाश है जिसमें कि ऑरेंज कैटेगरी के लोग ज्यादा हैं, वहीं हमारी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। बट दूसरे ग्रुप के लड़के कहने लगे कि ऑरेंज ग्रुप के वो मेंबर्स मिलना बहुत मुश्किल है और उनकी लोकेशन कहाँ है हमें उस बारे में बिल्कुल नहीं पता। तभी रूबी को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए वो चोरी चुपके एक लड़के का माइंड रीड करने लग जाती है और उससे ऑरेंज कैटेगरी वालों का एड्रेस निकलवाती है। वो लड़का किसी कोड वर्ड में उन्हें बता रहा था कि वो लोकेशन कहाँ पर है। बेन ने उन सारे कोड वर्ड्स को लिख लिया होता है और डिकोड करने की बहुत कोशिश कर रहा था। इस पूरे प्रोसेस में रूबी भी बेन की मदद करती है। दोनों अपना दिमाग
लगाकर ये पता करने लगी कि इस लोकेशन का असली पोजीशन कहां पर है। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने इसे डिकोड कर ही लिया था, जिसके कोऑर्डिनेट्स उनके सामने थे। रूबी, बेन, लियांग और सभी लोग इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी लोकेशन पर जाने का डिसाइड करते हैं। वो सभी वैन के अंदर बैठकर रास्ते में ही थे, तभी रूबी को पता चलता है कि उसके मॉम एंड डैड का घर पास में ही है। इसीलिए वो लियांग से रिक्वेस्ट करने लगी कि मैं अपने मॉम एंड डैड से एक बार मिलना चाहती हूँ। लियांग तो रूबी को मना कर रहा था, पर रूबी उसकी बात नहीं मानती। वो सीधा चली गई थी अपने घर के पास। रूबी ने तो अपने मॉम एंड डैड को अंदर की तरफ देखा, पर उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम उसकी फैमिली वाले उसके बारे में सब कुछ भूल गए थे और अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो रूबी बहुत नाराज हो जाएगी। इसीलिए वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती और वापस अपने दोस्तों के पास आने लगती है। पर अचानक उस जगह पर वही एजेंट आ गई थी जो उनका पहले पीछा कर रही होती है। वो तो अपनी गन से अजीब तरीके की साउंड निकालने लगी, जिससे ये सभी लोगों का दिमाग एकदम चकराने लगा। उसने तो पहले ही सैरा और बेन को बंदी बना कर रखा होता है, ऊपर से उसने लियांग को भी बेहोश कर दिया था। सभी को लगने लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगी, क्योंकि ये उन्हें वापस गवर्नमेंट बेस कैंप में लेकर जाएगी। लेकिन अब अचानक रूबी अपने ऑरेंज कैटेगरी की पावर यूज करती है। रूबी ने तो उस एजेंट के दिमाग को वापस से मैनिपुलेट किया और उसे कमांड देने लगी कि तुम यहाँ से चले जाओ डीप फॉरेस्ट के अंदर और लगातार आगे बढ़ते रहना जब तक मैं ना कहूँ। भले इसमें तुम्हारी जान चली जाए, लेकिन तुम वापस यहाँ पर नहीं आओगी। वो एजेंट रूबी की बात मान जाती है और वहाँ से तुरंत ही निकल गई थी। बेन, सैरा, लियांग सभी ने रूबी की इस पावर को देख लिया था, जिससे वो पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि रूबी एक ऑरेंज कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब यहाँ रूबी अपने दोस्तों को आजाद करके फॉरेस्ट के एक सेफ जगह पर रुकती है। सभी शांति से बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें रूबी की सच्चाई के बारे में अभी अभी पता चला। शुरुआत से ही वो उसे एक ग्रीन कैटेगरी का यानी कि एकदम नॉर्मल इंसान समझ रहे थे, पर वो तो उनकी कैटेगरी में सबसे टॉप पर बिलोंग करती है। रूबी तो अब बहुत ज्यादा डरने लगी, क्योंकि ऑरेंज कैटेगरी सच में खतरनाक हो सकती थी। पर लियांग उन्हें बताता है कि हमें तुमसे खतरा नहीं है, बल्कि तुम तो हमारी प्रोटेक्टर बन सकती हो। अब वो सभी अपने आगे वाले रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो बेस कैंप की तरफ पहुंच सके। लेकिन तभी उनके पर कोई बहुत सारे ग्रुप के लोगों ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिन्होंने मिलिट्री के कॉस्ट्यूम्स पहने थे। लियांग और उसके सभी दोस्त नीचे तो बैठ जाते हैं, पर जैसे ही वो सोल्जर्स उनके पास आए तो वो लियांग को पहचान गए थे। इसी वजह से वो उन्हें कुछ नहीं करते और वापस अपने बेस कैंप में लेकर आने लगते हैं। ये बेस कैंप गवर्नमेंट से छुपा कर बनाया गया था, जहाँ पर सारे बच्चों को इकट्ठा किया जाता है। वहाँ पर आते ही पता चला कि जिस ऑरेंज कैटेगरी के लड़के की वो बात कर रहे थे वो प्रेसिडेंट का बेटा है और वो यहीं पर रहकर सारे बच्चों की प्रोटेक्शन करता है। प्रेसिडेंट के बेटे का नाम पीटर था। पीटर लियांग, रूबी और उसके सभी दोस्तों का अपने बेस कैंप पर स्वागत करता है, पर उसे जब पता चला कि रूबी भी उसी की तरह ऑरेंज कैटेगरी से बिलोंग करती है तो पीटर रूबी से काफी इम्प्रेस हो गया। वो पूछने लगा कि तुम्हें ये सारी पावर्स कहाँ से मिली। रूबी के पास इसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो सिर्फ इतना बताती है कि मुझे अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जिसके बाद पीटर हंसते हुए कहता है कि इसका कोई टेंशन नहीं, मैं तुम्हें अपनी ऑरेंज कैटेगरी वाली पावर को कंट्रोल करना बड़े अच्छे से सिखा दूंगा। रूबी भी इस बात से मान जाती है, पर लियांग को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो रूबी को शायद पसंद करने लगा है। अब धीरे धीरे वो सभी उस बेस कैंप में रहने लगे और रूबी भी काफी सारी टेक्निक सीखने लगी। एक दिन वो पीटर के पास जाती है अपनी इस पावर को कंट्रोल करना सीखने के लिए। पीटर तो रूबी को सारी बातें सिखा रहा था और साथ ही साथ उसका हाथ पकड़ता है ताकि वो ऑरेंज कैटेगरी की पावर्स बता सके। उसने जैसे ही रूबी का हाथ पकड़ा तब जाकर वो कुछ विजन्स देखता है जो रूबी के बचपन के थे। बचपन में जब इन्फेक्शन फैला था तो रूबी को ऑरेंज कैटेगरी के पावर्स मिल गई, बट उस समय उसे पता नहीं था। इसीलिए वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जब सोई हुई थी तो रूबी ने जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स के दिमाग से अपनी ही यादें पूरी तरीके से मिटा दी थी और यही रीजन था कि उसके मॉम एंड डैड रूबी को पहचान ही नहीं रहे थे। पीटर को जब ये सच्चाई पता चली तो वो एकदम चौंक गया, क्योंकि वो खुद एक ऑरेंज कैटेगरी का है, लेकिन उसके पास भी मेमोरी इरेज करने की पावर्स नहीं है। यानी कि रूबी एक अव्वल दर्जे की ऑरेंज कैटेगरी से बिलोंग करती है। रूबी को जब ये पता चला कि उसी की वजह से उसके पेरेंट्स उसके बारे में सब कुछ भूल गए हैं तो वो बहुत मायूस हो जाती है। पीटर तो यही कह रहा था कि प्लीज मुझे भी ये सारी इरेजिंग पावर टेक्निक सिखाओ, बट रूबी इस समय बहुत कंफ्यूज थी, इसीलिए वो मना कर देती है। पीटर जब रूबी का हाथ पकड़ा हुआ था तब लियांग उसे बाहर से देख लेता है। उसे लगने लगा कि जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए वो रूबी से नाराज रहने लगा। रूबी जब थोड़ी देर बाद लियांग के पास जाती है तो लियांग उससे बोलने लगा कि तुम पीटर को पसंद करती हो,
पर इतने कम समय में तुम्हारी इतनी अटैचमेंट कैसे हो गई? रूबी साफ कहती है कि मेरे और पीटर के बीच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो सीधा लियांग से दूर चली गई और बेन के पास जाकर बैठ गई। बेन यहाँ रूबी से कह रहा था कि जैसा गवर्नमेंट वाले बेस कैंप में मुझे लगता था वैसा ही अभी लग रहा है, क्योंकि हम सेफ नहीं हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन था ये थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं हम पीटर को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उसके यहाँ पर कितने ब्लू कैटेगरी वाले लोग हैं और कितने ऑरेंज कैटेगरी वाले। उसी समय वहाँ रूबी आ जाती है, जिस वजह से पीटर ने उन सारे मैसेजेस और चैट्स को बंद कर दिया। रूबी यहाँ पर उसका लैपटॉप ही लेने आई थी क्योंकि बेन को अपनी मदर से बात करनी थी, पर यहाँ पीटर उससे बोलने लगा कि मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझे मेमोरी इरेजिंग वाली टेक्निक सिखाओगी। रूबी तो इस बात के लिए मान जाती है और पीटर ने उसे अपना लैपटॉप दे दिया। रूबी तो अब पीटर के साथ ही मौजूद थी जो उसे सारी टेक्निक बताती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो पता चला कि पीटर उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। रूबी तुरंत ही उठ गई और पीटर को एक पंच मारते हुए वहां से रोते हुए भागने लगी थी। लियांग जब रूबी को रोता हुआ देखता है तो वो तुरंत ही उससे पूछने चला गया कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब लियांग को पता चला कि पीटर ने उसके साथ बदतमीजी की है तो लियांग गन लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ा, बट रूबी उसे रोकते हुए कहती है कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें तो तुरंत ही इस बेस कैंप से भी जल्द से जल्द निकलना होगा। यही रीजन था कि रात के समय रूबी के सभी दोस्त वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं, पर शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहां पर आर्मी का जनरल आ चुका था अपने सारे सोल्जर्स को लेकर और वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेता है। हमें तो पता चला कि पीटर जो प्रेसिडेंट का बेटा था वो भी गवर्नमेंट से मिला हुआ है और वो इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। पीटर ने तो अब अपने माइंड कंट्रोलिंग पावर की मदद से लियांग को कंट्रोल किया और इसे बहुत मारने लगा, पर तभी अचानक रूबी अपनी भी पावर यूज करती है और वहां पर मौजूद जनरल और उसके सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करते हुए पीटर पर हमला कराती है। सारा ने भी बिजली की पावर यूज करके उन सभी को घायल कर दिया था। रूबी जल्द से जल्द अपने सारे दोस्तों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगी और उन्हें वो कंट्रोल करके जाने के लिए बोलती है। सिर्फ अकेले अब रूबी बच गई थी जो पीटर से मुकाबला करेगी, क्योंकि रूबी को यही ठीक लग रहा था कि अगर उसकी जान जाएगी तो अकेले की जाएगी। दोनों की पावर सेम थी और वो दोनों आमने सामने थे। रूबी तो अब सारे के सारे सोल्जर्स को कंट्रोल करके पीटर पर हमला करने के लिए बोलती है, बट पीटर भी कम नहीं था, उसने भी सोल्जर्स को कंट्रोल किया और उन्हें खुद ही एक दूसरे से मरवा दिया। रूबी और पीटर एक दूसरे को अब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूबी शायद थोड़ा कमजोर हो गई थी। पीटर उसे कंट्रोल करते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हें अपने साथ शामिल कर लूंगा, जिसके बाद हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। रूबी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हवा में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करती है और उसे हेलीकॉप्टर को सीधा पीटर के ऊपर गिराने के लिए आगे बढ़ती है। पीटर वहां से बचने में तो कामयाब हो गया था, बट बहुत ही बड़े धमाके की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बेन उस जगह पर पहुंच जाता है रूबी की मदद करने के लिए। वो तो उसे फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लगा, घायल होने के बावजूद भी। रूबी को नहीं समझ रहा था कि वो किसे मदद के लिए बुलाए। तभी उसे याद आता है उस डॉक्टर का दिया हुआ वो जीपीएस डिवाइस, जिससे कि वो तुरंत ही दबा देती है। डॉक्टर और उसके बॉयफ्रेंड ने तुरंत ही उस जगह पर पहुंचकर रूबी और उसके साथियों को रेस्क्यू कर लिया था। रूबी और उसके दोस्तों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया जाता है जहां उनकी जान खतरे में नहीं पड़ सकती। अब यहाँ होश में आने के बाद रूबी के सामने वही डॉक्टर होती है जो बताने लगी कि अब सिचुएशन बद से बदतर होने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट और उसका बेटा पीटर पूरी कोशिश करेंगे हम सभी को मारने के लिए। इसी वजह से डॉक्टर बोल रही थी कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास भी ऑरेंज पावर्स हैं और तुम हमारी पूरी टीम को लीड कर सकती हो। उन्हें इस मिशन में किसी भी हालत में गवर्नमेंट की सच्चाई सामने लानी होगी और उनके खिलाफ लड़ना होगा। डॉक्टर तो रूबी को बताने लगी कि तुम्हारा दूसरा दोस्त लियांग इस जगह से जाना चाहता है, लेकिन शायद वो अब तुमसे प्यार करने लगा है तो वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। रूबी को ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि इससे लियांग की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसीलिए अब रूबी सीधा वहां से निकलते हुए लियांग के कमरे में जाती है और उससे गले लगा लेती है, यानी कि रूबी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। पर पता चला कि रूबी तो अपने माइंड कंट्रोलिंग एबिलिटी की मदद से लियांग के दिमाग में मौजूद अपनी सारी यादें मिटा देती है, जिससे कि लियांग को रूबी के बारे में कुछ नहीं पता होगा। थोड़ी देर में ही लियांग खड़ा होकर पूछने लगा कि मैं कहां पर हूँ।
तब डॉक्टर ने बताया कि तुम थोड़ी देर के लिए बेस कैंप में लाए गए थे सुरक्षा करने के लिए, लेकिन अब वो उसे ऑफर कर रहे थे कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियांग अपना बैकपैक उठाता है और वहां से बिना किसी को पहचाने निकल पड़ता है। लेकिन रूबी बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि लियांग जो उसे पसंद करता था वो भी सब कुछ भूल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूबी को अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। बट अब वो एक मिशन के अंदर आ चुकी है। उसके पास एक बहुत ही बड़े ग्रुप की जिम्मेदारी थी जो कि अच्छी तरीके से लीड करने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर दिखाया गया जो इस पूरे जंग में घायल हो चुका था, बट उसके सामने एक बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी थी जिनकी मदद से वो अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा। वहीं हमें रूबी दिखाई गई और वो उन सारे बच्चों के साथ होती है जो आगे होने वाली जंग में उनकी मदद करेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग थे जो ऑरेंज कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक रूबी और एक पीटर, जिनके बीच में अब कितनी बड़ी लड़ाई होगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रूबी एक बहुत बड़ी कमांडर बन जाती है और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।